स्टार्ट करते हैं आज हम ग्रेड 10 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। ग्रेड 10 की बुक है आपके पास, जिसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 13 चैप्टर्स। अब आपने ग्रेड 9 में 17 चैप्टर्स पढ़े थे, जो अब आप यहाँ पे आपके पास 13 चैप्टर्स हैं, बट चैप्टर्स 13 है उसी के इक्विवेलेंट आपके पास जो आपने वहाँ पे चैप्टर नंबर 13 पढ़े। तो अब आपके पास जैसे 10th में 13 चैप्टर है, लेकिन वही 13 चैप्टर आपके पास लेंथी फॉर्म में आएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे पढ़ी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने वहाँ पे सीखे, वहाँ पे उनको आगे और मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट अब चैप्टर्स आपके पास जो चैप्टर 13 है, उसमें सबसे पहले आपके पास फर्स्ट चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देन चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपने चैप्टर 7 में 9th क्लास में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी, तो उसी से रेलिवेंट अब आगे आपको नेक्स्ट उस पर आगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। देन चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस आपने रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन ग्रेड 6 में ग्रेड 7 में पढ़ी है, उससे रेलिवेंट यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शंस है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स आपके पास ग्रेड 6 में चैप्टर नंबर 1 सेट्स का था, ग्रेड 7 में चैप्टर नंबर 1 सेट्स का था, ग्रेड 8 में आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, वो भी सेट्स का था। तो मीन्स इतनी पीछे आपने इतना टाइम सेट्स पढ़ा है, आगे उसके साथ नई चीज़ इंक्रीज हो गई है जो फंक्शंस भी हैं। तो आप प्रीवियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अब जैसे आपने जो चीज़ें बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स में, वो आपको सारे काम आते हैं। थ्रू आउट आपने 9th में जो चीज़ें पढ़ी, वो उसके साथ साथ वो जो सारी पीछे आपने ग्रेड 6 में 7th में 8th में जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो भी आगे आपको यूज़ होंगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट है बेसिक स्टेटिस्टिक। तो स्टेटिस्टिक का चैप्टर भी आपने ग्रेड 6 में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा हुआ है। फिर देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ग्रेड 8 में चैप्टर नंबर 11 में आपने ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कुछ चीज़ें वहाँ पे सीखी हैं, यहाँ पे आप उसको प्रॉपरली डीपली स्टडी करेंगे। देन उसके बाद यहाँ से आगे चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं, ये आपके पास थ्योरम्स के चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक के जो चैप्टर्स थे, ये आपके पास अलजेब्रा है, आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, फंक्शंस हैं, स्टैटिस्टिक है। देन इससे ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 8 से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं, ये आपके पास थ्योरम्स के चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 8 प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, कॉर्ड्स एंड आर्क्स, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब ग्रेड 9th में आपने थ्योरम्स पढ़े रेलिवेंट टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल से रेलिवेंट थ्योरम्स थे। अब ग्रेड 10 में जो आप थ्योरम्स पढ़ेंगे, वो रेलिवेंट टू सर्कल्स होंगे, सर्कल से रेलिवेंट थ्योरम। आप वहाँ पे ट्राइंगल्स बनाते थे, ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेकर को प्रूव करते थे। तो अब आप सर्कल्स, आपको सर्कल्स की फॉर्म में थ्योरम्स गिवन होंगे और उनको आपने प्रूव करना है। एंड देन एट लास्ट चैप्टर नंबर 13 है आपके पास, जिसमें क्या है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो ग्रेड 9th में आपने जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें भी आपके पास ट्राइंगल से रेलिवेंट थी, आपने ट्राइंगल से रेलिवेंट कंस्ट्रक्शन की थी। अब यहाँ पे सर्कल से रेलिवेंट थ्योरम है और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री भी आपके पास सर्कल से रेलिवेंट है। देन लास्ट पे आंसर्स, ग्लॉसरी एंड इंडेक्स। तो ये आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट है ग्रेड 10 की बुक का। ग्रेड 10 में आपने इन सारे चैप्टर्स को इसी तरह स्टडी करना है। अब आपके पास पेपर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इन चैप्टर्स की? सबसे पहले आपके पास पेपर में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं? 3 सेक्शंस। तो अगेन वही, अब आपने पेपर दिया तो नहीं है, लेकिन पेपर आपने स्कूल के अंदर तो बहुत सारे पेपर्स दिए हैं, जिसमें आपको बोर्ड पैटर्न प्रॉपरली आपको बताया गया है, उसी से रिलेटेड आपके पेपर्स भी बने हुए होते थे। तो अगेन वही सारा जो पैटर्न है वो ग्रेड 10 के भी है बोर्ड का पैटर्न, कि टोटल आपके पास 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए सबसे पहले, जिसमें क्या होते हैं? MCQs। 15 MCQs होते हैं, 15 मार्क्स होते हैं उसके, हर MCQ का आपके पास 1 नंबर होता है और टोटल 20 मिनट्स होते हैं आपके पास सेक्शन ए के लिए। अब MCQs जो हैं वो चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 किसी भी चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं। एक्सरसाइज MCQs, टॉपिक वाइज MCQs, एग्जाम्पल्स में से MCQs बनते हैं। देन नेक्स्ट सेक्शन बी है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोटल 36 मार्क्स होते हैं सेक्शन बी के, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। 12 क्वेश्चंस टोटल गिवन होते हैं, जिसमें से 9 आपको करने होते हैं। तो 9 4s आर 36, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और सेक्शन बी में जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 7, जिसमें आपके पास
थ्योरम्स और ज्योमेट्री नहीं, सिर्फ अलजेब्रा आपके पास आएगा जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्री भी है, जिसमें आपके पास स्टैटिस्टिक भी है, जिसमें आपके पास सेट्स एंड फंक्शंस भी होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक ये सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं सेक्शन बी के लिए, जिसमें आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 9 क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो टोटल मार्क्स सेक्शन बी के 36 टोटल मार्क्स होंगे। देन लास्ट में सेक्शन सी जो लॉन्ग क्वेश्चंस पे से होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13 इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 12 थ्योरम्स के चैप्टर है 8 से लेकर 12 तक, और चैप्टर नंबर 13 जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। अब ग्रेड 9 में आपके पास एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी और एक चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी। एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का होता था, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होता था, और 2 फिर आपके पास थ्योरम्स होते थे। तो ग्रेड 10 में क्या होगा आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो है नहीं, सिंपल सिर्फ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो आपके पास 3 थ्योरम्स होते हैं और एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 13 में से क्वेश्चन होता है, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि 2 थ्योरम्स और 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मैक्सिमम पेपर्स में 3 थ्योरम्स और 1 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि 2 थ्योरम्स और 2 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो ये आपके पास आपके पेपर का पैटर्न है, वही सेम पैटर्न जो आपने 9th में भी सीखा हुआ है, वही पैटर्न है। चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी तरह से है कि सेक्शन ए में आपके पास थ्रू आउट सारे जो चैप्टर्स हैं बुक के चैप्टर नंबर 1 to 13 कहीं से भी एमसीक्यू आपके पास आ सकता है। देन सेक्शन बी में चैप्टर नंबर 1 to 7 जो आपके पास अलजेब्रा के चैप्टर्स होंगे, उनमें से आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 9 आपको करने। एंड देन सेक्शन सी में टोटल जिसके 24 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। 4 मार्क क्वेश्चन आपके पास होंगे सेक्शन सी में, और जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। अब 4 क्वेश्चन में पेपर में आपके पास 3 थ्योरम्स और 1 ज्योमेट्री का क्वेश्चन मैक्सिमम पेपर्स में होता है, और सम टाइम आपके पास पेपर में सेक्शन सी में 2 थ्योरम्स और 2 ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं। अब आपके पास टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने, 8 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। 8 3 और 24 टोटल मार्क्स बन जाते हैं, और टोटल ओवरऑल जो मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स। एंड टाइम 3 आवर्स का जैसे आपका पेपर होता है 3 आवर्स, एंड टोटल मार्क्स 75। कि आपके पास पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन है बुक की आपकी, कि आपकी बुक जो है वो पेपर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास दी गई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपने ग्रेड 9th में लीनियर इक्वेशंस पढ़ी है। इक्वेशंस क्या चीज़ें थी, दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है और इतनी अच्छी तरह, इतना अच्छी आपने पढ़ा है, बार बार पेपर्स दिए हुए हैं, तो होप्स हो कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से याद होंगी, और वो चीज़ें अच्छी तरह से याद होंगी तो आप अगली चीज़ों को मज़ीद अच्छी तरह से समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे। तो इक्वेशंस में सबसे पहले तो आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। कॉन्स्टेंट मीन 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, वेरिएबल्स means alphabets ABC up to so on up to Z, and algebraic operations, addition, subtraction, multiplication, division। अब variables और constants combine होके क्या बनाते थे, algebraic expression बनाते थे। When variables and constants combine with algebraic operations they form algebraic expressions। उनसे जो बनती थी वो algebraic expression होती थी। Then उसके बाद आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 7 में इक्वेशन। इक्वेशन क्या थी, when two expressions are equal। जब आपके पास an equation is a statement that asserts the equality of two expressions। आपके पास जैसे यहाँ पे दी गई है एक्सप्रेशंस, इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स कंबाइन हो गए अलजेब्रिक ऑपरेशंस के साथ, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स कंबाइन होकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। और एक्सप्रेशन से इक्वेशन कैसे बनती है, जब आपके पास 2 एक्सप्रेशंस इक्वल होती है, मींस एक्सप्रेशंस के साथ साइन ऑफ इक्वालिटी भी यूज हो जाए, तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाती है, इक्वेशन में। अब इक्वेशन की टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट टाइप आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल यूज होते हैं उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ax + b = c। अब वेरिएबल आपके पास 1 या 2, 1 2 3 जितने भी यूज हो सकते हैं, तो आपके पास एक वेरिएबल यूज हो, 2 वेरिएबल यूज हो इक्वेशन के अंदर, बट उनकी हाईएस्ट पावर 1 हो, 1 से ज्यादा पावर ना हो, तो वो इक्वेशन आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी। जैसे ax + b = c,
ABC are any real number and A is not equal to 0. This is the general form for linear equation जो आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। उनका सोल्यूशन भी आपने फाइंड करना सीखा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, मींस हाउ वी फाइंड द अननोन वेरिएबल्स इन लीनियर इक्वेशंस, लीनियर रेडिकल इक्वेशंस, लीनियर एब्सोल्यूट इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सारी चीज़ें आपने ग्रेड 9 के चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी। तो लीनियर इक्वेशन के बाद अब नेक्स्ट आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होती थी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, नेक्स्ट सेकंड टाइप है इक्वेशन की, जिसमें इक्वेशन की में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, वो इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट इक्वेशन आर कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द वर्ड क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाड। क्वाड्रेटिक का जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, वर्ड क्वाड। क्वाड मींस स्क्वायर, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का वर्ड क्वाड से डिराइव हुआ है, क्वाड मींस स्क्वायर। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ इक्वेशन। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री इक्वेशन। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, सो दीज आर आल्सो नोन एज फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। इन quadratic equation highest power of variable is 2, so highest power is known as degree, so it is called second degree equation। अगर आपके पास पूछा जाए कि quadratic equations का दूसरा नाम क्या होता है तो क्या होता है, the quadratic equations are also known as second degree equation। second degree equation इनको कहा जाता है क्योंकि इनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। the order of quadratic equation is 2, the degree of quadratic equation is 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है, जो डिग्री होती है, वो क्या होती है, 2 होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज ऑर्डर ऑफ इक्वेशन और डिग्री ऑफ इक्वेशन। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिन्हें आप इस चैप्टर में रीड करेंगे। जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की जैसे होती थी, अब इसी तरह से यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल के साथ, कि जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक से ज्यादा नहीं। ax square plus bx plus c equal to 0. This is called the general form of quadratic, general form और standard form। इसको standard form भी कहा जाता है। general form और standard form of quadratic equation। How many terms contained in general quadratic equation? 3 terms, ax square, bx and c। ax square, this is called quadratic term। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है, तो इस टर्म को क्या कहा जाता है, quadratic term। bx, इसमें x जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसको क्या कहा जाता है, लीनियर टर्म। और c जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट टर्म। सो हाउ मेनी टर्म्स इन स्टैंडर्ड और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 3 टर्म्स, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, इन विच a b c are any real numbers but a must be non-zero। अब आपके पास ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c equal to 0। Here it is compulsory that a must be non-zero। a को क्या होना कंपल्सरी है, नॉन जीरो होना कंपल्सरी है। a के लिए नॉन जीरो होना कंपल्सरी क्यों है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग बिकम्स 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 बन जाएगी। तो फिर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तो खत्म ही हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या रह जाएगी, 1। सो इक्वेशन बिकम्स लीनियर, तो फिर आपकी इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपके पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको नॉन जीरो होना कंपल्सरी है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ते थे ax plus b is equals to c, तो a को नॉन जीरो होना कंपल्सरी था, क्योंकि a 0 होता तो ये टर्म सारी 0 हो जाती और ये टर्म 0 हो जाती, तो लीनियर खत्म हो जाता उसमें से लीनियर टर्म। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म 0 होगी तो फिर ये लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंपल्सरी है कि जो वेरिएबल पावर 2 वाला है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो, 0 के अलावा, क्योंकि रियल नंबर ABC बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, तो रियल नंबर में 0 आता है, लेकिन एक ये कंपल्सरी कंडीशन है कि a को 0 नहीं होना चाहिए। b और c 0 भी हो सकते हैं। अब अगर b 0 हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इफ b इज 0 then equation is called pure quadratic equation। फिर इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि उसमें कोई लीनियर टर्म होगी नहीं, उसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म है। वेरिएबल पावर 2 के साथ है, पावर 1 के साथ नहीं है। पावर 2 के बाद पावर 1 होती है, फिर कांस्टेंट होता है, तो वो आपके पास प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल
पावर 1 वाला टर्म जो है, जो लीनियर टर्म है, ये वाली जो आपके पास टर्म है, अगर ये मिसिंग होगी तो इस इक्वेशन को क्या कहा जाएगा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें क्वाड्रेटिक वाली ही टर्म मौजूद है, लीनियर वाली टर्म है ही नहीं। मीन्स आपके पास इसका मतलब क्या है कि सी और बी जीरो हो सकते हैं, लेकिन ए को नॉन जीरो होना कंपल्सरी है। बी और सी जीरो होंगे तब भी वो क्वाड्रेटिक ही होगी। उसमें वेरिएबल पावर 2 के साथ तो मौजूद होगा, जैसे आपके पास 2x² + 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है। अब अगर आपको दिया जाए 2x + 5, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। तो इसका मतलब है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 वाली टर्म मौजूद होगी तो वो क्वाड्रेटिक है। उसमें लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब लीनियर टर्म हो तो वो प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन लीनियर टर्म मिसिंग हो तो उसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ मेनी टर्म्स contained in standard quadratic equation? Standard quadratic equation or general quadratic equation contain 3 terms: quadratic term, linear term and constant term. If a is 0, then it becomes linear. So in quadratic equation, coefficient of x square must be non-zero. And if b is 0, then this is called प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रेलिवेंट कुछ टर्म्स हैं, उसकी डेफिनेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन में जैसे हाईएस्ट पावर 1 होती थी, तो आपने उसको सॉल्व किया कि अगर लीनियर टर्म के जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी जरूरी है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 वाला जो कोफिशिएंट है उसको नॉन जीरो होना जरूरी है, उसकी वजह से ही वो क्वाड्रेटिक है। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी। अब लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व किया था। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी आप वैल्यू फाइंड करें। तो इसी तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसका सोल्यूशन क्या चीज है? all those values of variable that satisfy the given equation, all those values of variable for which the given equation is true, that is called solution or rule। कि वेरिएबल की वो वैल्यूज जो आपकी इक्वेशन को ट्रू बनाएंगी। इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन यूज होता है, तो आपकी लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हो जाएगी। मींस इक्वेशन ट्रू होगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो जाएगी, तो आपके पास वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या बन जाएगा? सोल्यूशन बन जाएगा। एंड द सेट ऑफ ऑल द सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूशन सेट। जब हम उन सारे सॉल्यूशंस को एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे, दैट बिकम्स सोल्यूशन सेट। अब लीनियर इक्वेशंस में आपने क्या पढ़ा था? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी, तो उसका एक ही सोल्यूशन सेट एक ही सोल्यूशन आता था, और सोल्यूशन सेट में एक ही एलिमेंट होता था, एक ही वैल्यू ऑफ वेरिएबल आती थी जो उसको सेटिस्फाई करती थी। अब यहाँ पे आप चेक करें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होती है। सो सोल्यूशन सेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज 2 एलिमेंट। जो वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जिसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा, उस वेरिएबल के 2 आंसर आएंगे आपके पास। सोल्यूशन सेट में 2 वैल्यूज होंगी, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। x हो सिंपल तो उस x का एक आंसर आता है, x पावर 2 हो तो x के पावर 2 है तो उसके आंसर भी 2 होंगे। तो जो उसके आंसर होते हैं उसे क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं। x की जो भी वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। तो x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है कि उसके सोल्यूशन भी 2 होंगे। लीनियर इक्वेशन contain one element in solution set and quadratic equations contain 2 elements in its solution set। उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसके सोल्यूशन सेट में एलिमेंट भी 2 होते हैं। मींस वेरिएबल के 2 आंसर्स आते हैं जो उसको सेटिस्फाई करते हैं, जो पुट करने से हमारी इक्वेशन ट्रू होती है। अब इक्वेशंस को जैसे आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, तो उसमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी, आप क्या करते थे? उस वेरिएबल को इक्वालिटी की एक तरफ सेपरेट कर लेते थे। अब आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 भी है, पावर 1 भी है। अब आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अनलाइक टर्म्स की पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप एक्स स्क्वायर को सेपरेट करना चाहेंगे तो दूसरी तरफ एक्स मौजूद होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन में से वेरिएबल को सेपरेट करके उसके वैल्यू फाइंड नहीं करते। मेथड्स कितने हैं आपके पास इक्वेशन को सॉल्व करने के? यहाँ पे देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, to solve a quadratic equation: by factorization, by completing square and by quadratic formula। फैक्टराइजेशन ऑलरेडी आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी है, उसके सारे मेथड सारी टाइप्स आपने डीपली स्टडी की हुई है, तो वही फैक्टराइजेशन यहाँ यूज होगी। वहाँ जस्ट आप फैक्टर्स फाइंड करते थे, यहाँ आप फैक्टर्स को सॉल्व करके वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी फाइंड करेंगे। तो आपके पास 3 मेथड्स हैं: फैक्टराइजेशन मेथड, completing square method and quadratic formula to solve a quadratic equation। Means how we find the solution of quadratic equation? We have find the solution of quadratic equation by 3 methods:
by factorization, by completing square and by quadratic formula। पहले आप सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट कर लेते थे, बाकी सारे सब नंबर्स को, कॉन्स्टेंट्स को 1 by 1 इक्वालिटी की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते थे, क्योंकि उसमें वेरिएबल x ही होता था। तो x को आप इकट्ठा करके नंबर्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते थे। अब आपके पास एक्स स्क्वायर भी है, x भी है, उनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते। तो आप एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली एक तरफ सेपरेट नहीं कर सकते, आपको ये मेथड यूज करने पड़ेंगे उसको सॉल्व करने के लिए और उस x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। x की पावर 2 है तो x के 2 आंसर जो आप फाइंड करेंगे वो आपके पास 3 मेथड है जिनसे आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड है कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके उसकी 2 वैल्यूज ऑफ वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन आपको विद 1 वेरिएबल गिवन है, एक वेरिएबल होगा, उसकी पावर 2 है, तो उसके 2 आंसर्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे जो उसका सोल्यूशन होंगे, और सोल्यूशन को आप ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे तो उनका सोल्यूशन सेट बन जाएगा जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। अब फैक्टराइजेशन में आपने ऑलरेडी ग्रेड 9th में फैक्टराइजेशन पढ़ी थी कि आप फैक्टर्स में चेंज करते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होते हैं कि आप फैक्टर्स फाइंड करते हैं, राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो वही फैक्टराइजेशन आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है आप उसे 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रोडक्ट की फैक्ट में चेंज करेंगे। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन इजीली बी सॉल्व बाय स्प्लिटिंग इनटू फैक्टर्स। मींस आपके पास जो इक्वेशन होगी, आप जैसे आपके पास चैप्टर नंबर 5 में ग्रेड 9 में एक्सप्रेशंस होती थी, आप उस एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स बनाते थे। अब आपके पास इक्वेशन से पहले सिर्फ इक्वालिटी नहीं होती थी, एक ही साइड होती थी, अब आपके पास 2 साइड्स है। तो आपने अगेन फैक्टराइजेशन का बेसिक रूल सेम है कि आपने उसको फैक्टर्स में चेंज करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अब आप उसको फैक्टर्स में चेंज करेंगे, देन फाइंड द सॉल्यूशंस बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब फैक्टर्स तो आप फाइंड कर लेंगे जो ऑलरेडी आपने ग्रेड 9th में भी सीखे हुए, लेकिन आगे सॉल्यूशंस कैसे फाइंड होंगे जो आपके लिए यहाँ पे नया काम है, क्योंकि आपने तो वहां पे सिर्फ फैक्टर्स फाइंड किए थे। अब फैक्टर्स फाइंड करेंगे और फैक्टर्स से आगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हाउ वी फाइंड सॉल्यूशंस फ्रॉम फैक्टर्स? बाय जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी। जीरो फैक्टर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? इफ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज दैट ईदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। मींस अगर आपके पास a और b का प्रोडक्ट 0 है तो आपके पास इसमें से a भी 0 हो सकता है और b भी 0 हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पे हो सकता है 0 मल्टीप्लाई बाय 7 कि a 0 होगा तो भी आंसर 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इक्वल टू 0। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि इसमें आपके पास a 0 हुआ तो भी ये सारा 0 बन जाएगा, b 0 हुआ तो भी ये सारा 0 बन जाएगा। मींस आपके पास 2 फैक्टर्स जो आएंगे उस फैक्टर्स में से फर्स्ट फैक्टर भी 0 हो सकता है, सेकंड फैक्टर भी 0 हो सकता है। तो आप फर्स्ट फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक फैक्टर से एक वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड फैक्टर को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो सेकंड फैक्टर से आप सेकंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करेंगे। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे आपके पास? 2 फैक्टर्स बनेंगे। 2 फैक्टर्स जो बनेंगे 1 by 1 आप दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे बाय जीरो प्रॉपर्टी, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तो उससे आपके पास 2 आंसर्स आएंगे, एक फैक्टर से एक आंसर और दूसरे फैक्टर से दूसरा आंसर। आपके पास 2 चीजों का प्रोडक्ट 0 हो तो उसका मतलब है कि उनमें से कोई एक चीज 0 होगी तो भी वो 0 बन जाएगा। कि फर्स्ट 0 हुआ, a मल्टीप्लाई बाय b का मतलब है a 0 हुआ तो a 0 मल्टीप्लाई बाय b 0 होता है, b 0 हुआ तो a मल्टीप्लाई बाय 0 0 बन जाता है। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी इसको कहते हैं कि प्रोडक्ट, किसी चीज के प्रोडक्ट के 0 होने का मतलब है तो उसमें से कोई एक वैल्यू भी 0 हुई तो वो 0 हो जाता है। तो अब इसी तरह से आपने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन इन व्हिच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 के साथ आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने उनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड मींस find their factors and then use zero product property to find the values of variable। तो अब सबसे पहला पार्ट क्या आपके पास, x square plus 5x plus 4 equal to 0। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेसिक और कंपल्सरी स्टेप है वो क्या है?
राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपने लीनियर इक्वेशन में भी पढ़ा था कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के सॉल्व किया जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मींस, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अभी आपने पढ़ी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मीन्स आपके पास एक तरफ इक्वालिटी की एक तरफ सारी टर्म्स अरेंज होनी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में और इक्वालिटी की दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे होंगी, वेरिएबल की जो पावर 2 वाली टर्म है वो सबसे पहले, फिर पावर 1 वाली और फिर कांस्टेंट टर्म। तो वो आपकी प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। सो द बेसिक एंड नेसेसरी स्टेप टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अरेंज द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप अपनी इक्वेशन को अगर देखें, आपको क्या चीज फाइंड करनी है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है जो गिवन है x² + 5x + 4। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, फाइंड द solution set, find the values of variable, find the values of variable in given equation। अब आपके पास इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो x है, means you have to find the value of x and then write the solution set। given equation is x² + 5x + 4 is equal to 0। equation is in standard form, x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है, फिर कांस्टेंट टर्म है और इक्वल की राइट साइड पे 0 है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। आपको कुछ भी सॉल्व करके अरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपने सॉल्व किससे करना है, बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के आपने जो डिफरेंट मेथड्स टाइप्स पढ़ी थी ग्रेड 9th में, वही यहाँ पे यूज होंगी कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो, थ्रू आउट कॉमन हो तो कॉमन लिया जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो उनमें कुछ कॉमन ना हो तो उसकी दो टर्म स्क्वायर में चेंज हो तो स्क्वायर का फार्मूला आपने बनाया था, जैसे x² + 4x + 4 हो तो x² में चेंज हो रहा है, 4 को भी आप स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, मिडिल टर्म को आप लिखते हैं 2 × a × b, तो आपके पास फार्मूला कंप्लीट हो जाता था। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन नहीं है, ऑड है, आप 3 है फॉर एग्जाम्पल, और आप इसका मतलब है उसमें कुछ कॉमन भी नहीं है तो आप कॉमन नहीं ले सकते, आप ग्रुप्स भी नहीं बना सकते। तो अगर स्क्वायर में भी वो चेंज नहीं होती तो आप फिर क्या करते थे, मिड टर्म को ब्रेक करके सॉल्व करते थे। और मिड टर्म ब्रेक कैसे करते थे, आपके पास ax² + bx + c उसकी जनरल फॉर्म है, सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और a और c के प्रोडक्ट से जो आंसर आता था उसके फैक्टर्स जिनको सम करें तो मिडिल टर्म बन जाए, दिस इज कॉल्ड मिड टर्म ब्रेकिंग। तो मेजॉरिटी आपके पास जो यहाँ पे यूज होंगी मिड टर्म ब्रेकिंग से ही आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे आपके पास क्वेश्चन गिवन है x² + 5x + 4, x² + 5x + 4 आपके पास गिवन है। अब आपके पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, मींस 1 है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 4। अब आपने 4 के फैक्टर्स बनाने हैं, 4 के वो फैक्टर्स 4 के साथ प्लस है तो जिन्हें प्लस करें तो मिड वाला नंबर बन जाए। अभी फैक्टराइजेशन के रूल्स जिन्होंने अच्छी तरह ग्रेड 9th में पढ़े थे, जिनको अच्छी तरह से ये चैप्टर समझ में आ गया था, उनके लिए मैं हाल में ये मेथड सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। कि मिड टर्म ब्रेकिंग आपको याद है, फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, फिर उसके फैक्टर्स बनाते और वो फैक्टर्स लास्ट टर्म के साथ प्लस हो तो प्लस करने से मिड वाला नंबर बने, लास्ट टर्म के साथ माइनस हो तो माइनस करने से मिड वाला नंबर बने। तो सेम वही प्रोसीजर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म के साथ प्लस है तो 4 के वो फैक्टर्स जिनको प्लस करें तो मिड वाला नंबर बने, तो कौन से फैक्टर्स हैं, 4 1s are 4 एंड 4 + 1 = 5। तो बाकी सारी चीजें हमने एज इट इज लिखी, x² लिखा, फिर उसके बाद 5 नहीं लिखा, उसके बाद x लिखा और 4, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिखी। मिडल टर्म जो 5 थी उसको हमने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट्स में, मिड टर्म को ब्रेक कर दिया, 4 + 1 = 5। अब वैसे होता तो हमारे पास 3 + 2 भी 5 है, बट वो हमने यूज नहीं करना, अपनी मर्जी से हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना, हमने फर्स्ट और लास्ट कांस्टेंट के फैक्टर्स बनाने होते हैं, उनके प्रोडक्ट से जो आंसर आता है उसके फैक्टर्स बनाते हैं, उस फैक्टर से हमारी मिडिल टर्म बननी चाहिए, उस प्रोडक्ट के जो फैक्टर्स बने उससे जो मिडिल टर्म बनेगी वो हमारे ट्रू फैक्टर्स होंगे, वो हमारा करेक्ट आंसर देंगे। तो आपने अब फैक्टर्स बनाए 4 + 1 5, अब आपने क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई कर देना है। आगे जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे, आगे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करते हुए क्या है आपके पास, अब सिंप्लीफाई करते हुए आपके पास यहाँ पे
4 + 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज हो उसे ब्रैकेट के बाहर वाली चीज के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाले x के साथ, 4 × x 4x, फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x 1x। तो अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन गई है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म्स जब 4 हो, इवन हो, तो क्या करते हैं, ग्रुप्स बना के उनमें से कॉमन लेकर उनको सॉल्व कर देते हैं। थ्रू आउट अगर हम देखें तो हम सब में से कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे। फर्स्ट टू टर्म में x था, थर्ड में नहीं था, कोई कांस्टेंट नंबर भी सेम नहीं था। लेकिन अब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो हम ग्रुप्स बना लेते हैं। x² + x इन दोनों को मिला के हमने एक ग्रुप बना लिया और 4x + 4 का सेकंड ग्रुप बना दिया। और ये बात याद रखनी है कि ग्रुप्स के मिड में हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन, क्योंकि जब आप ये नहीं डालेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी आपने फैक्टर्स नहीं बनाए, अभी सिर्फ ग्रुप्स बन रहे। तो ग्रुप्स आपने बनाए, अब कॉमन लेंगे, ग्रुप वाइज कॉमन लेंगे। ग्रुप वाइज अगर हम कॉमन लें तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या है, x हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, x। फर्स्ट टर्म में x, क्योंकि 2x थे और एक बाहर चला गया। सेकंड टर्म में एक ही x था, वो कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1, x × x + 1। अब अगर हम अपने सेकंड ग्रुप में देखें तो सेकंड ग्रुप में से जब भी कॉमन लेना है तो कैसे कॉमन लेते थे, पहले तो फर्स्ट टर्म का साइन चेक करें। फर्स्ट टर्म का साइन कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म 4 के साथ कोई साइन, ये मींस प्लस है, पहले हमने प्लस कॉमन लिया। अब इसकी दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, x है दोनों में के पास, x तो दोनों में मौजूद नहीं है, तो हम कॉमन नहीं ले सकते। 4 का टेबल दोनों के पास कॉमन है, तो इसका मतलब है आपने 4 कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, 4 × x 4x होता है, और सेकंड टर्म में 4 ही था, 4 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 को कहाँ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 4 × 1 = 4। तो ब्रैकेट टेबल कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आपने जो नंबर कॉमन लिया ब्रैकेट के अंदर अब वो नंबर लिखना है कि उसका टेबल उस नंबर कौन से नंबर तक पड़े कि आपके पास वो जो ऊपर वाला नंबर है वो बच जाए। तो आपके पास यहाँ पे पहली टर्म में तो 4x था, 4 कॉमन लिया हुआ तो x बच गया, लेकिन दूसरी टर्म में 4 है सिर्फ, तो 4 का टेबल कहाँ तक पड़ेगा तो 4 आएगा 1 तक। तो सेकंड टर्म में क्या बचा, 1। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, कि मींस बाहर जो आप नंबर कॉमन ले रहे हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करके चेक करना है उस नंबर के साथ जो आपका ऊपर जो नंबर था रिक्वायर्ड वो बना दे। अब अगर आपने कॉमन लेने के बाद आपके ये जो नॉन कॉमन फैक्टर है ये सेम आए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन लिया तो बचा x + 1, सेकंड ग्रुप में से 4 कॉमन लिया तो बचा x + 1, दोनों नॉन कॉमन फैक्टर सेम है, इट मींस फैक्टराइजेशन इज ट्रू। अब आपके फैक्टर्स कंप्लीट क्या होते हैं, जो नॉन कॉमन फैक्टर सेम आया एक वो, और एक जो दोनों फैक्टर्स के दोनों आपने ग्रुप्स में से कॉमन लिया। तो फर्स्ट ग्रुप में से कॉमन लिया था x, सेकंड ग्रुप में से कॉमन लिया था 4, तो उन दोनों ने मिलकर सेकंड आपका फैक्टर बनाया x + 4। अब आपके दो फैक्टर्स आ गए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने उसके फैक्टर्स बनाए, दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, एक फैक्टर x + 1, दूसरा फैक्टर x + 4। पहले आपके पास इक्वेशन नहीं होती थी, इक्वल की दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब आप देखिए तो आपके पास इक्वेशन है और इक्वल की दूसरी तरफ 0 है। x + 1 आगे ब्रैकेट है, मींस प्रोडक्ट है, x + 1 × x + 4 = 0। तो क्या मतलब है इसका, by using zero factor property, a dot b = 0, this is a and this is b, a dot b = 0 implies that either a = 0 or b = 0. So this implies that either x + 1 = 0 or x + 4 = 0, कि आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब है x + 1 भी 0 हो सकता है, x + 4 भी 0 हो सकता है। x + 1 0 हुआ तो 0 × x + 4 0, और x + 4 0 हुआ तो 0 × x + 1 वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के, प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि प्रोडक्ट में से कोई एक वैल्यू भी 0 हुई तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट है x + 1 और x + 4 का, इसका मतलब है x + 1 भी 0 हो सकता है, x + 4 भी 0 हो सकता है। अब आप चेक करें, आपके पास दो इक्वेशन बनी है, दोनों में वेरिएबल x यूज हो रहा है, x की सिंपल 1 पावर है, तो आप एक इक्वेशन में से x को सेपरेट कर देंगे तो x की एक वैल्यू होगी, दूसरी इक्वेशन में से x को सेपरेट कर देंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर आपके पास 2 थी, तो वेरिएबल x के दो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, दैट आर कॉल्ड द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, दैट बिकम्स एंड देन दैट बिकम्स सॉल्यूशन सेट। तो ये आपके पास है। अब आप 1 बाय 1 दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फॉर इक्वेशन 1 x + 1 = 0। अब सोल्यूशन का मतलब अब यहाँ से आगे आपके पास दो फैक्टर्स जो बने वो लीनियर फॉर्म में, तो लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व करना ऑलरेडी